इटिना स्वदेश का 1 साल होने वाला है और इटिना स्वदेश की 1 साल की हमारी ढेर सारी यादें हैं। हमारी सबसे अच्छी याद है पुनीत चटवाल साहब और मिस्टर नरेंद्र जी के साथ, बिकॉज जब इटिना स्वदेश चालू हुआ था तो इन्होंने हमें समय दिया था, उन्होंने हमें बताया था कि इटिना स्वदेश को लेकर के हमें किन बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने वैसा ही करा। 1 साल के अंदर इटिना स्वदेश आज भारत का एक पसंदीदा चैनल बन चुका है। मगर इटिना स्वदेश की 1 साल की का जो सफ़र रहा है उसके अंदर हमने बहुत सीखा, बहुत जाना। आने वाला साल इटिना स्वदेश के लिए, भारत के लिए कैसा रह सकता है। ग्लोबली एक जगह हम बात कर रहे हैं युद्ध की, एक जगह हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो मार्केट के अंदर आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। हम एक और बात कर रहे हैं कि इस समय जो फेस्टिवल सीज़न आने वाला है धमाकेदार आने वाला है। तो 1 साल गया, कैसा रहा, आने वाला 1 साल कैसा रहेगा। 1 साल हो गया जी। देखिए दोबारा आप दोनों से बात करें, शुक्रिया। इस बार तो हम बाहर भी आ चुके हैं, तो जाहिर है कि जो अब हमारी लाइफ है नॉर्मल हो चुकी है। तो चटवाल साहब, फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, दशहरा, दिवाली, क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सीज़न रहेगा और लोग 2 साल से काफ़ी तंग आ चुके हैं, तो हर एक को मिलना जुलना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब चलता रहेगा। तो और हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, तो इसलिए आई एम ओनली लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से आए। पर चटवाल साहब, इस समय खुशी का माहौल नहीं है। खुशी का माहौल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप हेडलाइन देखते हैं, ग्लोबली हेडलाइंस बहुत अच्छी नहीं है। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर आता है। 1 साल पहले कंज्यूमर डरा हुआ था और वह एक बंदिश से निकल रहा था। तो हम एक टर्म यूज़ कर रहे थे, शुगर ट्रेड, अनलॉक ट्रेड। मगर मैं होटल इंडस्ट्री के अगर ट्रेंड्स देखूं तो लगता है कि जो ग्लोबली हो रहा है हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, और जो अनलॉक ट्रेड है अब एक सिक्लिकल ट्रेंड हो चुका है। अगर मैं इसको अंग्रेजी में जी हाँ, बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि द लेस बैड इज़ द न्यू गुड। तो जब आप इतने बुरे वक्त से गुजर के आते हैं और वो बुरा कम बुरा और कम बुरा हो जाता है, तो इट स्टार्ट्स फीलिंग गुड ओनली। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है कि हालांकि माहौल अच्छा नहीं है, युद्ध है, ग्लोबल न्यूज़ अच्छी नहीं है, पर एक जो तमन्ना है लोगों की कि कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ करके दिखाना है, वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। स्टील सेक्टर के लिए जो गया 1 साल था, एक प्रकार का बम्पर या साल रहा। कंपैरिजन्स हमने करे थे, भाई TCS एंड टाटा स्टील के प्रॉफिट्स बराबर हैं। तो होटल इंडस्ट्री के लिए जो ख़राब था, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या उल्टा हो रहा है? स्टील इंडस्ट्री के लिए लास्ट ईयर तो बहुत बढ़िया साल था, क्योंकि हम लोग का, जैसे आप बोले थे, रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ टाटा स्टील के लिए, एंड जनरली स्टील इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। पर उसके बाद जो रशिया यूक्रेन का इश्यू हुआ, इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, एनर्जी प्राइसेस, दैट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट, एंड उसी का असर हम लोग अभी देख रहे हैं ग्लोबली क्या हो रहा है। पर फंडामेंटली इंडिया का जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद है कि इंडिया में भी आज ये साल भी स्टील कंजम्पशन तो बढ़ते जाएगा। India is expected to grow at least 6-7% in terms of steel consumption, while rest of the world it's actually decreasing. तो इंडिया के लिए prospects are strong, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और उम्मीद है कि next 2 years before the election there will be a lot of focus on the infrastructure projects, which is good for the steel industry. And आप देखिए तो the big consumer of steel is auto industry, which is having its best year in 4 years. मगर इंडिया की बड़ी इकॉनमी है नरेंद्र साहब, विश्व की 5वें नंबर पर हम आ चुके हैं। तो जो चाइना में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जाहिर है उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ज़रूर, वो तो पड़ेगा। पर आप इंडियन स्टील इंडस्ट्री को देखें तो 90% ऑफ द प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम्ड इन द कंट्री, तो परफॉर्मेंस विल डिपेंड ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। दूसरा बात यह है कि इंपोर्ट्स का जो थ्रेट था 3-4 साल पहले, वो अभी नहीं है उतना। तो द डोमेस्टिक बिजनेस विल बी ड्रिवन बाय द डोमेस्टिक कंडीशंस. And even if you look at energy costs, India, because it continues to buy from Russia, has not been impacted as much. So overall, when I look at the consuming sectors, even if I look at the rural economy, it has started picking up. If you look at two-wheeler sales, that's an indicator of rural economy, or tractor sales, all that has started picking up. So I think we will have a good year. We will not have as good a year as last year, but if I look at the last 10 years at least, it will still be one of our better years.
लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी, पिछली बार बात हुई थी, तो हमारी बात हुई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी जब आई थी, तो उसमें आपने बोला कि भाई देखिए इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं आएगा, मगर प्राइस गिरने के बाद भी हम ऐसा नहीं है कि हमें लॉस है। करेक्ट, तो क्या वह ट्रेंड इंटैक्ट है? सही है, वो तो सही है एक्चुअली, बिकॉज टाटा स्टील का पोजीशन ये है कि टाटा स्टील इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो डाउन साइकिल में भी वी आर प्रॉफिटेबल, वी हैव ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल, द इंडिया बिजनेस इज ऑलवेज बीन प्रॉफिटेबल, नेवर बीन लॉस मेकिंग। So and अभी इंडिया बिजनेस इज 70% ऑफ रेवेन्यू, सो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस ऑल्सो हम लोग का स्थिति है कि द इंडिया बिजनेस विल डोमिनेट द परफॉर्मेंस ऑफ टाटा स्टील। सो येस, इट विल बी अ चैलेंजिंग क्वार्टर, ये जो क्वार्टर हुआ है, पर वी एक्सपेक्ट Q3 एंड Q4 टू बी बेटर देन Q2। जो चटवाल साहब, ताज इज़ ऑलवेज अराउंड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड जॉय, मगर इस समय शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी जॉय मिल रहा है। 350 के आसपास प्राइस है, ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। तो शेयर होल्डर्स को अब आने वाले समय में क्या उम्मीद करनी चाहिए? अगर आप कस्टमर का ध्यान रखेंगे तो जाहिर है आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज भाई होटल के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई कस्टमर्स का ध्यान रखो, नहीं हमारा ध्यान रखो, तो बैलेंस कहाँ आप करोगे? ये एक गलत फहमी है कि कस्टमर कहता है कि प्राइस कम करो। तो कस्टमर को अगर सर्विस और एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो कस्टमर उसके लिए प्राइस देने के लिए तैयार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ासकर लग्जरी में तो प्राइस सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, एनी लग्जरी ब्रांड इन एनी सेक्टर, तो इसलिए उसमें तो हमें दिक्कत नहीं। दूसरा रही बात शेयर होल्डर्स की, जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी आह्वान 2025 जो अनाउंस की है, मैनेजमेंट का काम है कि उस स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट करना और डिलीवर करना, और मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम उसको पूरा डिलीवर कर पाएंगे। पर चटवाल साहब, जिस प्रकार से होटल इंडस्ट्री में टर्न अराउंड हुआ है, खास करके इंडियन होटल में टर्न अराउंड हुआ है, आपके जितने भी टारगेट्स थे समय से पहले अचीव हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर का जो प्राइस ट्रेंड है, और जिस प्रकार की हम सिचुएशन एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि 2025 का जो टारगेट है 2023 या 24 में पूरा हो जाएगा? अब वो एक पुरानी कहावत है ना, आपके मुंह में घी शक्कर तो आप घुमा रहे हो बात को। आप नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी कोशिश यही है कि हमने जो कहा है उस पर डिलीवर करें। अगर जल्दी हो सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम आराम से तो नहीं बैठेंगे। तो थोड़ी मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, जो मार्केट के डायनामिक्स हैं, जो नरेंद्र जी ने भी बोला था अभी, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का स्पेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उससे स्टील का ही नहीं हॉस्पिटैलिटी का भी फायदा। अगर जितने ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, उतना ही हमारे को उससे कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे। आपका जो किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना और आसान हो जाएगा, तो पीपल विल लाइक टू ट्रैवल। इसी तरीके से बट जो ग्लोबल है इम्पैक्ट, अगर लोग डरते रहेंगे, अगर ट्रैवल नहीं करेंगे बिकॉज यूक्रेन में जो हो रहा है, या जिस तरीके से डॉलर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो इसलिए उसमें जो इम्पैक्ट्स हैं विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वो तो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, तो इसमें वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, उसमें मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में भी वी विल हैव न्यू मेट्रोज। जो टीयर 2 या 3 सिटीज़ है वो टीयर 1 सिटीज़ हो जाएंगे, एंड देयर विल बी न्यू टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़। कनेक्टिविटी, उड़ान स्कीम, ये सबसे देश में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, और इस ग्रोथ का बेनिफिट इनडायरेक्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को भी मिलेगा। चटवाल साहब, आपने बैलेंस शीट को भी डेट फ्री कर दिया है, आप काफ़ी बुलिश हैं, तो आप जो भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो बैलेंस शीट में आप डेट नहीं डालेंगे, भले वो अशोका की बिडिंग हो या और कोई भी बिडिंग हो, एक प्रकार का एक, क्या मैं समझ सकता हूँ? देखिए, बिजनेस मॉडल को जो हमने चेंज किया और एसेट लाइट ग्रोथ पे फोकस किया, उसके हमारी जो ग्रोथ है और मार्जिन्स बड़े हैं। अगर आप फिर से वो करने लग जाओगे कि एक एसेट हैवी बना दो, एक सेक्टर में चेंज आया है। जब हम पुराना बात करते हैं पिछले 30-40 साल से, तो इस सेक्टर में जितने जो 4-5 प्लेयर्स थे, दे वर ओनर एंड ऑपरेटर बोथ। बट अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, कैपिटल बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोग आपके लिए
पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हमारी अपनी ग्रुप कंपनीज भी, अगर हमारे पास अगर अपने फंड्स हैं, अपनी रियलिटी कंपनी, अपने टाटा प्रोजेक्ट्स है, अगर वो पार्लियामेंट बना सकते हैं तो वो कोई और डेवलपमेंट भी दिल्ली में कर सकते हैं। हमारे लिए वो जिंजर होटल भी बना रहे हैं सेंटा क्रूज में। सो हाउ वी कैन लेवरेज अपनी ग्रुप कंपनीज एंड एवरीबडी स्टेज ट्रू टू देयर बिजनेस, दैट इज़ हाउ एक बिजनेस में तरक्की आती है, एक तेज़ी आती है। तो हमारी तो प्रेफरेंस वही है। रही बात अशोक होटल की, वो बहुत ही आइकॉनिक एसेट है जी। और मैंने तो अपना करियर ही अशोक होटल से शुरू किया था, तो इसलिए अगर कोई और इन्वेस्ट करता है, बनाता है, या हमारे ग्रुप से कोई कंपनी करती है, तो ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट आवर मैनेजमेंट सर्विसेज। धनेंद्र जी, एक जो हम एनर्जी की बात करते हैं, टाटा स्टील के जो बड़े प्लांट्स हैं दे आर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। यूरोप के अंदर गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं और स्टील प्लांट्स हैं। वो पूरा ट्रांजिशन चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन की बात हो रही है, कई जगह बात हो रही है कि कोयला वापस आएगा। तो वो टाटा स्टील के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी चेंज होगी। श्योर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। टाटा स्टील भी एक ग्रुप की तरफ, द ग्रुप हैज लुक्ड एट नेट जीरो ऑब्जेक्टिव एंड टाटा स्टील इज पार्ट ऑफ दैट। तो टाटा स्टील भी बोला है कि 2045 तक वी विल बिकम नेट जीरो, विच इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एग्रेसिव टारगेट बाय अ लार्ज स्टील कंपनी। तो इसमें दो तीन चीज़ हम लोग को करना है, वो तो हम कर रहे हैं। एक है कि यूरोप में हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम कोल टू गैस टू हाइड्रोजन। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड फॉर दैट, द पॉलिसी फ्रेमवर्क इज सपोर्टिव ऑफ दैट। इंडिया में वी स्टिल हैव सम डिस्टेंस टू गो, बिकॉज आप देखिए तो मोस्ट ऑफ आवर कैपेसिटीज इन ईस्टर्न इंडिया, तो उधर गैस का भी बात अभी भी चल रहा है। ये नहीं कि गैस अवेलेबल है, और हाइड्रोजन इज समथिंग टू कम लेटर। दूसरा बात यह है कि वी वांट टू बी मोर रिसोर्स एफिशिएंट and do a lot of recycling. Recently हम लोग MOU साइन किया पंजाब में. We set up the first recycling facility in Rohtak of steel, and now we are setting up an electric arc furnace, which is basically recycling facility in Ludhiana. So we want to replicate that model in north, west and south. Eastern India will be iron ore based, using coal, then gas, then hydrogen. North, west and south will be recycling based. Europe will be again gas based and hydrogen based. So that transition will happen over the next 20-22 years. तो आखिरी सवाल, जब स्टील प्राइस की बात होती है तो आपने मुझे कहा था कि भाई स्टील प्राइस का जो ट्रेंड रहेगा यह साल वॉलेटाइल रहेगा, मगर जो ट्रेंड रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा। 75,000 ऊपर में था, 55,000 के आसपास अब है। तो 55,000, 60,000 या 50,000 से 60,000 क्या एक नया बेस है HR स्टील के लिए? आई थिंक सो, क्योंकि आप देखिए तो इवन आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखना है। आयरन ओर का दाम अभी भी $100 लेवल पे है, कोयला का दाम अभी $250 पे है। तो स्टील प्राइस के नॉट बी एट 35,000 या 40,000 में नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई इट इज़ एट 55,000, 60,000, सो इट विल बी इन दैट रेंज। तो इसीलिए व्हाट आई सेड, इन द लास्ट 10 years इफ यू सी लोएस्ट स्टील प्राइस वाज $350. आई डोंट सी स्टील प्राइस गोइंग टू दैट लेवल। ऑलरेडी एट दिस लेवल आप देखिए तो मोस्ट स्टील कंपनीज आर स्ट्रगलिंग। डिमांड नहीं आएगी तो प्राइस आपको गिराना पड़ेगा। आपको लगता है डिमांड आएगी 55,000? तो आप देखिए अभी जो हो रहा है यूरोप में और इंडिया में, मेनली यूरोप में, स्टील प्राइस इज गोइंग अप नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट हैव गॉन अप 5 times. तो ईदर स्टील कंपनीज आर शटिंग प्रोडक्शन, ऑलरेडी 20 million tons of production has been shut in Europe, or pushing up prices. India में भी वही हो रहा है. If the coal price goes up, steel, so there will be cost led pressures on price and there will be demand led pull. So दोनों का बैलेंस रहेगा. चटवाल साहब, धनेंद्र साहब, ईटीनॉ स्वदेश पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल का 1 साल पूरा हो रहा है, मगर आपकी कंपनियों के 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो बिल्ड टू लास्ट की जो हम कहावत बोलते हैं, शायद आप दोनों कंपनियों पे एकदम एप्लीकेबल होती है। और मैं अब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंडियन होटल एक कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस माना जाता है, बिकॉज आप कस्टमर पे फोकस करते हैं। टाटा स्टील एक कमोडिटी बिजनेस माना जाता है, बिकॉज आप कॉस्ट पर और आप एफिशिएंसी पर और ग्लोबल पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं। मगर कमाल की बात है कि जो दोनों कंपनियां हैं 100 साल से ऊपर है, और इन दोनों कंपनियों ने पिछले 100 साल के अंदर विश्व युद्ध देखे हैं, इतनी सरकारों को आते जाते देखा है, इतने प्रकार के और चेंजेस देखे हैं, मगर फिर भी यह कंपनी इतनी बड़ी हुई है। शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि हमेशा कस्टमर सेंट्रिक हैं और हमेशा कल्चर में बिलीव करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखता है और कस्टमर्स को हमेशा बेनिफिट देता है।